तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डील कर रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ा भी था, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? इक्विवेलेंट वेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भैया? इक्विवेलेंट वेट के बारे में। तो सर इक्विवेलेंट वेट होता है क्या? नहीं समझ में आया क्या होता है, मतलब क्या हुआ इक्विवेलेंट वेट का? तो किसी भी एलिमेंट का उतना हिस्सा, मतलब किसी भी एलिमेंट का इतना पार्ट जो कि हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट को, या फिर ऑक्सीजन के 8 पार्ट को, या फिर 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन को क्या कर दे, उसको क्या कर दे, इसके साथ रिएक्ट कर जाए, कंबाइन हो जाए, या उसको क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। वही उतना ही वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका इक्विवेलेंट वेट। फिर से समझना कि भैया किसी एलिमेंट का एक खास वेट, एक खास पर्टिकुलर अमाउंट जो कि सिर्फ 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर सके, कंबाइन कर सके, उसके साथ रिएक्ट कर सके, या उसको क्या कर सके, धक्का मार के डिस्प्लेस कर सके, उसको निकाल सके किसी कंपाउंड से। आया बात समझ में? या फिर ऑक्सीजन के 8 पार्ट को क्या कर सके भैया, उसके साथ कंबाइन कर सके या उसको डिस्प्लेस कर सके, या फिर क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ कंबाइन कर सके या उसको क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। उसी वेट को, उस एलिमेंट को उतना ही अमाउंट ऑफ वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट सर क्या होता है भैया? इक्विवेलेंट वेट किसी एलिमेंट का वैसा अमाउंट ऑफ वेट होता है जो कि हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस या कंबाइन कर सकता है, ऑक्सीजन का 8 पार्ट के साथ कंबाइन या डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ रिएक्ट कर सकता है और उसको डिस्प्लेस कर सकता है, कंबाइन कर सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। किसी एलिमेंट के उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात समझ में? कोई परेशानी? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट वैसे वेट को बोलते हैं जो कि मतलब किसी भी एलिमेंट का ऐसा खास वेट जो कि हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट को कंबाइन कर सके, डिस्प्लेस कर सके, ऑक्सीजन के 8 पार्ट को, क्लोरीन के 35.5 पार्ट को क्या कर सके भैया? डिस्प्लेस कर दे। क्या कर दे भैया? डिस्प्लेस कर दे या उसके साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन पहले ही से लिख दिया था कि भैया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट which combine with or displaces through 1.008 part of hydrogen, 8 part of oxygen और 35.5 part of chlorine। तो अब बात करते हैं भैया सर तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे मैं निकालूंगा? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है भाई? इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट इन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1.008। क्वांटिटी और क्या होता है? वेट इन ग्राम ऑफ एलिमेंट, दूसरा क्या लिख सकते हैं? वेट इन ग्राम ऑफ क्या भैया? ऑक्सीजन इंटू 8। वेट इन ग्राम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम ऑफ क्लोरीन इंटू कितना भैया? 35.5। इन 3 तरीके से किसी का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट फिर से समझना, किसी एलिमेंट के वेट का वो हिस्सा, उतना नंबर ऑफ पार्ट्स जो कि क्या करें, हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट के साथ, या ऑक्सीजन के वेट के 8 पार्ट के साथ, या क्लोरीन के वेट के 35.5 पार्ट के साथ क्या कर सकता है? उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करके उसके साथ कंबाइन हो जाए, या फिर तो क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। इसी को, उसी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट। उसको निकालने का 3 फार्मूला, जल्दी से उसको लिख लीजिए, फिर आगे समझते हैं क्या है नहीं। जान में से कर
तो उम्मीद करते हैं इक्विवेलेंट वेट जो है पिछला आपने अभी जो मैंने लिखवाया था आपने उतार लिया होगा, समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग इक्विवेलेंट वेट का रिलेशन किसके साथ देखेंगे भैया? वैलेंसी के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? वैलेंसी और एटॉमिक वेट के साथ। तो वही रिलेशन को मैं क्या करने जा रहा हूँ? डिराइव करने जा रहा हूँ। हालांकि डायरेक्ट बता सकता था कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, उसको मैं डिराइव करने जा रहा हूँ कि भैया एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी के बीच क्या रिलेशन है। तो हम लोग मान लेते हैं, मैंने टॉपिक का नाम पहले से लिख दिया है, हम लोग मान लेते हैं लेट an element M having atomic weight A and valency V। तो हम लोग एक एलिमेंट मान लिए जिसका एटॉमिक वेट क्या था भैया? A था, और उस एलिमेंट को मान लिया कि भैया m है। वो एलिमेंट क्या है? m है। अब कोई एलिमेंट कुछ भी है उसके साथ मान लो, हम लोग यहाँ x मानते हैं हर बार, तो यहाँ पे हम लोग क्या माने? m माने हैं। इसका एटॉमिक वेट क्या है? a से डिनोट करेंगे और वैलेंस को किससे डिनोट करेंगे? v से करेंगे। तो भैया हम लोग क्या बताए थे? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, या 8 पार्ट ऑफ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ करे, या 35.5 पार्ट ऑफ किसके साथ रिएक्ट करे भैया? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे। तो हम लोग क्या बोलेंगे भैया? जितना पार्ट होगा उसका वेट का जो रिएक्ट कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो यहाँ चलो हम लोग किसका लेते हैं एग्जांपल? क्लोरीन को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? क्लोरीन को। ठीक, कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई परेशानी कि भैया क्लोरीन को क्यों उठाया? चलो भैया, और भी तुम उठा के ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी देख सकते हैं, हम यहाँ क्लोरीन को उठाते हैं, लेते हैं। बता दें ना अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भैया? कि अगर कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट का कितना जो वेट का पार्ट जो है 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 पार्ट ऑफ किसको भैया? क्लोरीन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर देगा या उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, मीन्स उसके साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, उसको हटा दे, उसके साथ कंबाइन हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उसी पार्ट ऑफ वेट को, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तब हम लोग क्या बात कर रहे थे भैया? कि हम लोग एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसको यहाँ पे ई से दिखाए हैं, और वैलेंसी के बीच रिलेशन डिराइव कर रहे थे कि क्या रिलेशन है। तो लोग मान लेते हैं कि एक एलिमेंट m है जिसका एटॉमिक वेट क्या a है और वैलेंसी v है। तो हम लोग यहाँ से इसका क्लोरीन के साथ देखते हैं कि क्लोरीन के साथ 35.5 पार्ट जो होगा क्लोरीन का, उससे मतलब एलिमेंट m का कितना पार्ट जो है उसका एटॉमिक वेट क्या करेगा? रिएक्ट करके उसको कंप्लीटली क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। कोई दिक्कत? ही बात समझ में? मुझे लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। कोई परेशानी है? कोई परेशानी? चलिए लिख। हाँ, लेट एन एलिमेंट m हैविंग एटॉमिक वेट a एंड वैलेंसी v reacts with chlorine to form its chloride। ठीक, हम लोग लिखते हैं आगे क्या भैया? सो formula of its chloride form, the formula of its chloride। तो अच्छा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो जाहिर सा तो क्लोराइड बनाएगा। तो किसी चीज़ का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं बताना ज़रा। हम लोग क्या करते हैं? पहले उसका एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ m था, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लिख दिए। दूसरा किसके साथ रिएक्ट करा था? क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन लिख दिए। दोनों का वैलेंसी लिखते हैं, इसका वैलेंसी 1 होता है और इसका वैलेंसी मान लें यहाँ पे क्या भैया? v माने, क्या माने हैं? v। फिर क्या करते थे? क्रॉस कर देते, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो m के साथ 1 आ जाएगा, तो 1 तो लिखते नहीं, MCl, v इसके नीचे में छोटा सा। ऐसे ही ना फॉर्मूला लिखते हैं किसी चीज़ का, 7 क्लास में सीखे थे, 7-8 में। आसान है कि नहीं है?
तो भैया तो अगर हम लोग इस एलिमेंट M का क्लोराइड का फॉर्मूला लिखें अगर, तो क्या होगा MClV। क्या होगा MClV। सर V क्यों लिखे? क्योंकि M का वैलेंसी था, तो हम बताए ना अभी किस तरीके से फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं किसी चीज का, इस वहां से आया। अभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ लिख दो MClV। कोई दिक्कत है दोनों में, कोई परेशानी? तो यहाँ पे जो है तुम लोग देखोगे तो एक क्लोरीन का वेट तुम लोग को मालूम है ना क्या होता है? क्या होता है एक क्लोरीन का एटॉमिक वेट? क्या होता है क्लोरीन का? नहीं मालूम है, जाने नहीं याद होगा। 35.5 कितना होता है? 35.5। तो अगर हम लोग किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे होते हैं तो उसको खोपड़ी लगाना क्या करता है? जैसे H2SO4 लिख दिए, इसका निकाल लें, तो जैसे ऑक्सीजन गैस में से निकालें तो क्या करते हैं? इसका यहाँ पे जो नंबर रहता है उसको इसका जितना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ही ना करते हैं। तो क्लोरीन का होता है 35.5 और यहाँ पे है कितना? इसके पीछे नंबर V है। क्या है? V। मतलब V इंटू 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट किया है? M एलिमेंट के साथ ना। M तो हम लोग कोई सब एलिमेंट मान लिए हैं, यही ना किया, ये किसी को मान लिया कोई एलिमेंट है। तो M का एटॉमिक वेट क्या है यहाँ पे? A है ना जी, यही है ना। इसके नीचे पे क्या 1 है, मतलब क्या लिखेंगे? रिएक्ट्स विथ A ग्राम वेट, या देखो A ग्राम ऑफ M। कोई दिक्कत ही बात समझने में? कोई परेशानी बात समझने में? कि भैया अगर 35 मतलब यहाँ ये लाइन आप कैसे लिख दिया सर? कैसे लिख दिया? ये फॉर्मूला जो बना है इसको देख के हम लिख रहे हैं कि भैया क्लोरीन का V इंटू 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है रिएक्ट किया है किसके साथ? A ग्राम ऑफ M के साथ। तो दिक्कत कोई परेशानी बात समझने में? मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? So V इंटू 35.5 ग्राम इज इक्वल टू, अब बात को समझना, हम लोग इक्विवेलेंट वेट को क्या समझे थे? इक्विवेलेंट वेट को अगर क्लोरीन से रिलेट करें, सिर्फ क्लोरीन से, तो इक्विवेलेंट वेट क्या था? ये किसी भी एलिमेंट का वो इतना हिस्सा जो कि क्लोरीन के 35.5 पार्ट के साथ क्या कर जाए? रिएक्ट कर जाए। यही ना समझे थे हम लोग? तो पहले इसका एक हिस्सा निकाल लें, एक हिस्सा निकाल सकते हैं ना जी। तो अगर एक हिस्सा निकालेंगे यहाँ से तो अच्छा, तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन या 1 पार्ट ऑफ क्लोरीन जो बोलना बोलो, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A है ना जी, A के नीचे यहाँ V इंटू 35.5 आ जाएगा, V इंटू 35.5। इसे दोनों को मल्टीप्लाई करने, अरे नंबर नहीं ना जो मल्टीप्लाई करके लिख दे। और हमको लेकिन क्या चाहिए? क्या क्लोरीन के साथ अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो कितना हिस्सा करे? 35.5 पार्ट करे। अगर ऑक्सीजन के साथ करवा रहे होते तो कितना करवाते भैया? कितना करवाते? बोलो 8। तो यहाँ कितना चाहिए हमको? 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। कोई दिक्कत? तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, इंटू 35.5 इंटू 35.5 करके क्या आ गया? A बाई V। मतलब ये जो है M 35.5 पार्ट बोलो या ग्राम बोलो ऑफ क्लोरीन के साथ कितना मतलब कितना ग्राम M रिएक्ट कर रहा है? A बाई V। मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? A बाई V। असल में A यहाँ पे क्या था? A था यहाँ पे क्या भैया? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट माने थे, और V क्या था? वैलेंसी था। मतलब किसी का भी हम लोग को निकालना हो, क्या निकालना हो सर? इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, उसको क्या करते हैं? एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि सर यहाँ पे हम पार्टिकुलरली किसी एलिमेंट के लिए नहीं ना किए थे, यहाँ पे हम कोई रैंडम मान लें कि एलिमेंट M है। एलिमेंट M को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू A बाई V। ये फॉर्मूला निकल के आया। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए सर, क्यों याद रहना चाहिए? आगे भी काम में आएगा। सर
अगर देखिए यहाँ जब भी आप एटॉमिक वेट निकाले, मतलब इक्विवेलेंट वेट जो निकाले हैं क्लोरीन के इसमें करके निकाले थे, तो यहाँ तो 35.5 था सर, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाले तो बदल जाएगा वैल्यू? नहीं बदलेगा। कहाँ नहीं बदलेगा सर? क्यों नहीं बदलेगा? तो अभी इसको पहले उतार लो, तो फिर ऑक्सीजन के रूप ऑक्साइड बना के भी इसका दिखा देंगे कि 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन या 1.08 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन में भी क्या होगा। तो यहाँ से लिख लेना है, सो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट वैलेंसी। इतना उतार लीजिए, तो मैं ऑक्सीजन के साथ भी इसका 8 पार्ट वाला करके दिखा देता हूँ। बोलोगे तो हाइड्रोजन के साथ भी, तो बाकी एक बार ऑक्सीजन में भी दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन का तुम खुद निकल लेगा। इतना आसान। चलिए उतारिए इसको, पॉज करके वीडियो उतार लीजिए, उसके बाद वो भी दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करता है आपने वीडियो पॉज करके इसको उतार लिया होगा। तो आपका डाउट ये था कि सर अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर करें 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सर ये नहीं आएगा, ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। तो भैया चलिए, तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें क्या बना ऑक्साइड। तो फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसका वैलेंसी यहाँ V माने हैं, इसका यहाँ पे वैलेंसी होगा 2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो क्या हो जाएगा M2OV। इसका फॉर्मूला ही ना होगा M2OV, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? M2OV। ठीक, मतलब V इंटू कितना होता है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 2 इंटू 1 ग्राम ऑफ M। कोई दिक्कत है दूर में? तो ये हम लोग क्या कराना है भैया, अब यहाँ से 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना के साथ रिएक्ट किया 2 इंटू A बाई V इंटू 16, और हमको कितना पार्ट का चाहिए? 8 पार्ट का चाहिए ना जी। कितना पार्ट का चाहिए? 8 पार्ट का। ऑक्सीजन में कैसे क्या बताते हैं 8 पार्ट करना चाहिए होता है, 16 पार्ट रहता चाहिए नहीं। तो यहाँ 8 पार्ट का निकालेंगे तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 8 से, और ऊपर क्या है 2 इंटू A है, V इंटू 16, तो देखो 2 8 16, 8 बन जाए 8 A बाई V। देखो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन गैस भी क्या आ गया A बाई V आ गया ना जी, और हाइड्रोजन को भी करोगे ना तो यही आएगा A बाई V ही आएगा। तो मतलब इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी भी एलिमेंट का क्या होता है भैया, उसके एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी के बराबर होता है। आया बात से? मैंने बोला था ऑक्सीजन के साथ करके दिखाऊंगा, ऑक्सीजन के साथ भी यही आया। तुमको लग रहा हो क्या लग आएगा, लेकिन अलग नहीं आएगा। देखो कैलकुलेट करके देखो, मैंने करके दिखाया वही आ रहा है, रिजल्ट वही है। मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी ही होता है। तीनों केस में 1.0 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के केस भी यही होगा, करके देख लेगा। कोई दिक्कत, बात समझने में कोई परेशानी? ये इसको उतारना तो उतार लीजिए फटाक से, पॉज करके वीडियो, फिर आगे चलते इसके क्वेश्चंस पे। तो देखिए आप इक्विवेलेंट वेट्स को समझ गए होंगे और उसका फॉर्मूला भी समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है कि किसी एलिमेंट के इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। अगर हाइड्रोजन का हम लोग को इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे भैया? इसका एटॉमिक वेट क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई, इसका बात कर वैलेंसी तो वैलेंसी भी 1 होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या गया 1 आ गया। ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है जी 16, इसका वैलेंसी कितना होता है 2, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है भैया 8 है। वैलेंसी 2 ना होता है जी, वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी बताइए, सब वैलेंसी नहीं जानता है, क्या ज़माना आ गया। 9th पढ़ा होगा सब वैलेंसी क्या होता है। देखिए क्लोरीन जो होता है उसका कितना होता है भैया वेट, एटॉमिक वेट 35.5, और इसका वैलेंसी क्या होता है 1।
क्या हो गया 35.5। अब बात कर रहे हैं सोडियम का। सोडियम का भैया कितना होता है एटॉमिक वेट 23, वैलेंसी होता है 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 23। मैग्नीशियम का बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 24 और वैलेंसी क्या होता है 2, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया 12। कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 और वैलेंसी कितना होता है भैया कैल्शियम का 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया भैया इसका 20। अगर एल्युमिनियम का बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है 27 और वैलेंसी होता है 27, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 9। तो बहुत आसान है, तो ऐसा एटॉमिक वेट रखना है और साथ में वैलेंसी रख देना है। अब जो बच्चे को वैलेंसी नहीं मालूम है तो अभी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, और साथ में घर पे थोड़ा 9 क्लास जाकर पढ़ लीजिएगा। तो वैलेंसी भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होगा क्या होता है भैया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, जैसे अगर कार्बन का एग्जांपल लें या ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, तो भैया इसमें इसका एटॉमिक वेट कितना है भैया, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया 8 होता है। कितना होता है 8। तो इसके जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,6 आ जाएगा, ही ना आता है जी। तो भैया हम लोग एक 9th में एक सिंपल सा रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे ऑक्टेट रूल। क्या पढ़े थे ऑक्टेट रूल, जो कभी पढ़ेंगे 10th में, मतलब 11th में भी पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि जो सबसे लास्ट शेल जो है, सबसे लास्ट शेल यहाँ पे क्या है 6 वाला, ये वाला है ना जी। तो सबसे लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8। तो वो एटम क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, क्या रहेगा स्टेबल। और देखा जाए तो सारा हमारा भाग दौड़ मारपीट सब इसी के लिए हो रहा है। एटम के बीच जो सब हो रहा है सब ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब अपने लास्ट शेल में। लास्ट शेल किसको बोलते हैं वैलेंस शेल को बोलते हैं। उसमें क्या पूरा करने के लिए हो रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए हो रहा है। क्या पूरा करने के लिए हो रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए हो रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जी 2 और चाहिए ना, तब नहीं 8 होगा, 6 ना है जी अभी। तो ये जो 2 है यही इसका क्या है वैलेंसी है, यही इसका क्या है वैलेंसी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी एलिमेंट को कितना इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ रहा है लेना पड़ रहा है, या फिर किसी एलिमेंट को अपना कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसी को हम लोग उसे क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं। उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं उस एलिमेंट का वैलेंसी। सर देता कौन है, तो ले रहा है। अब जैसे सोडियम का एग्जाम्पल ले तो सोडियम क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें जो सीखा है तुम लोग 2 8 1 होता है, तब यहाँ इसको 8 लास्ट में क्या बोला 8 चाहिए ना जी। तो यहाँ इसके पास लास्ट में कितना 1 है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ना जी 8 करने के लिए। या फिर एक काम करिए अपना 1 छोड़ दे, यहाँ 8 बढ़ जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अगर ये 1 निकल जाता तो यही लास्ट शेल बन जाएगा, स्मार्ट ऑक्टेट पूरा। तो मतलब ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी से मतलब कोई इसको देगा नहीं, तो क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना पड़ेगा इसको मजबूरी में। तो भी छोड़ेगा तो भैया 8 बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो 8 लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया स्टेबल ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। तो भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है छोड़ रहा है, तभी जाके क्या हो रहा है ऑक्टेट इसका पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है यही से क्या है वैलेंसी, मतलब सोडियम का वैलेंसी क्या है 1। तो किसी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, वही नंबर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है उस एलिमेंट का वैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है उसका वैलेंसी। इसी वैलेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वैलेंसी नहीं मालूम है सबको, 11 में पहुंच गया सब एकदम। तो आए बात समझ में, इसको तुरंत उतार लीजिए। तो अभी आगे चल के पढ़ेंगे क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड के बारे में। चलिए पटाख से उतारिए। तो भाई हम लोग पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ चुके थे भैया इक्विवेलेंट वेट तक। इक्विवेलेंट वेट था क्या, एक कंसंट्रेशन टर्म था। सर कंसंट्रेशन टर्म क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स वैसे टर्म्स को बोलते हैं जो कि क्या करे किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को बताए। सर स्ट्रेंथ अब भी नहीं समझ में, स्ट्रेंथ क्या वो क्या बताए भैया रिलेशन बताए किस चीज का सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच का, कि भैया 1 किलो सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिला हुआ है, या 1 लीटर सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिला हुआ है, कि भैया कितना सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिला हुआ है,
इस चीज के रिलेशन को, ये जो रिलेशन बताता है ये दोनों के बीच, वो ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है भैया कि सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है जो कि सॉल्यूशन बना रहा है, इसे कौन बताता है, कंसंट्रेशन टर्म्स। जाहिर सी बात है किसी सॉल्वेंट में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा भैया उसमें सॉल्यूट का अमाउंट उतना ज्यादा होना। जैसे एग्जांपल देते हैं, चाशनी बनता है ना जी, चाशनी क्या होता है, चीनी पानी ना रहता है। तो लेकिन हम लोग क्या होता है भैया, हम लोग जब चीनी में पानी घोलते जाते हैं और डाल दिए और घोल दिए, तो एक समय ऐसा भी आता है कि और चीनी घुलता नहीं, नीचे सेटल डाउन होना चालू होता है एक हद तक, भैया वहीं तक घुलेगा, उससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं उसको, गर्म करने से इसका सोल्युबिलिटी और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और घुलना चालू हो जाता है। चीज़ सब 12th में पढ़ना है ये सब चीज़, सोल्यूशन एक चैप्टर का नाम में दिया हुआ है उसमें पढ़ना। तो इससे क्या हुआ, और इसमें क्या हो गया, सोल्यूट ऐड होता गया। सॉल्वेंट तो उतना ही था भैया, पानी जितना लिए तो नहीं था ना जी। चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं, चीनी ना मिलाते जाते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करते जाते हैं, तो सोल्यूट के अमाउंट वहाँ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन बन गया। मतलब पानी का अमाउंट बहुत कम है और चीनी का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। तो भैया कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ मतलब सॉल्वेंट है जो कि किसी सॉल्यूशन को बना रहा है, उस वैसा टर्म जो इसको नापता हो, क्या करता हो, मेजर करता हो, इसको नापता हो, दोनों के बीच रिलेशन बताता हो, ये दोनों का स्ट्रेंथ बताता हो उस सोल्यूशन का, वैसे टर्म्स को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं भैया, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या भैया, जो कि क्या करता हो, हमको किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताता हो। सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मतलब क्या भैया, उस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट क्या है, मिक्स है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट इसके अंदर मिक्स है, कितना उसके अंदर है प्रेजेंट सोल्यूट, उसी को क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं भैया, वैसे टर्म्स को जो इसको नापता है, नापता करके हमको बताता है, जिसके कारण हम इसको पहचान पाते हैं किसी सॉल्यूशन को, कितना सोल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर, वैसे टर्म्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म से क्या पढ़ लिया था भैया, मास परसेंटेज पढ़ लिया था, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया था, परसेंटेज बाई वॉल्यूम पढ़ लिया था, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिए थे हम लोगों ने, और क्या पढ़ लिया था, मोलैरिटी पढ़ लिया था, मोलैलिटी पढ़ लिया था। आज जो चालू करने वाले हैं, मतलब चालू क्या करने वाले हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इक्विवेलेंट वेट के आगे पढ़ने वाले हैं कि भैया इक्विवेलेंट वेट के आगे जो टाइप्स है पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिटी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिसिटी, सब पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं। सर इक्विवेलेंट वेट क्या पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि हमको नॉर्मेलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म ही है। क्या है नॉर्मेलिटी, क्या है भैया, एक कंसंट्रेशन टर्म। उसको समझने के लिए हमको इक्विवेलेंट वेट समझ में आना चाहिए कि भैया इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? तो भाई हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट वेट हमने पढ़ा था कि किसी एटम, कोई भी एलिमेंट जो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम मतलब 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ क्या कर दे, रिएक्ट करे। रिएक्शन में क्या करे भैया, या तो उसके साथ ऐड हो जाए या उसको क्या कर दे, धक्का मार के उस कंपाउंड में से उसको क्या कर दे, निकाल दे, उसको डिस्प्लेस कर दे। तो किसी एलिमेंट का कितना हिस्सा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, भले उसको निकाल दे या उसके साथ आ जाए, या 8 ग्राम मतलब 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ करता है, या फिर 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन के साथ करता है। किसी भी एलिमेंट का कितना अमाउंट, कि भैया कोई एलिमेंट है, भैया कोई भी समझ लो, ऑक्सीजन कुछ भी समझ लो, सोडियम, वो ऑक्सीजन के एक मतलब हाइड्रोजन के 1 ग्राम को कितना मतलब कितना हमको सोडियम लगेगा जो कि हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर दे, 1 ग्राम हाइड्रोजन को या 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ आ जाए, या फिर 8 ग्राम या 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बोलो, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को धक्का मार के निकाल दे, उसके साथ रिएक्ट कर जाए, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। तो सोडियम का वो अमाउंट, ये तीनों में से हाइड्रोजन का 1 ग्राम या ऑक्सीजन का 8 ग्राम या क्लोरीन का 35.5 ग्राम,
के साथ कितना कोई एलिमेंट कितना अमाउंट में क्या कर सकता है, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। रिएक्शन में क्या करेगा भैया, या तो उसको धक्का मार के निकाल देगा उसकी जगह पे से, या उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो किस कोई एलिमेंट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ क्या करे, उसके साथ रिएक्ट करे, तो वो एलिमेंट कितना अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट उस एलिमेंट का। क्या बोलते हैं भैया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। कोई दिक्कत की बात समझने में, सब समझाए भी थे, लिखवाए भी थे। अब उसके आगे चल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। कोई दिक्कत की बात समझने में तो चलिए लिखवाना चालू करते हैं। तो अब सबसे पहले बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बारे में। तो इसका हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। ठीक, क्या है भैया, इक्विवेलेंट, EQ को शॉर्ट में इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, EQ को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। कोई दिक्कत? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। सर ये बेसिसिटी क्या हुआ सर, बेसिसिटी किसको बोलते हैं? नया नया चीज लेके आ रहे हैं, बताइए तो। दिमाग खराब, अब बहुत आसान है, तुम लोगों को मालूम है पहले से, बता, ये भी बात बता दी हम, सब 9th 10th से पढ़ते आ रहा है। देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल देते हैं, किसी का मॉलिक्यूलर वेट लिखते थे, डिवाइड बाय क्या करते थे, बोलो, उसका बैलेंस ही करते थे, यही ना करते थे। अब हम लोग स्पेसिफिकली किसका इक्विवेलेंट वेट का बात कर रहे हैं भैया, एसिड का। किसका बात कर रहे हैं, एसिड बेस पढ़ा है ना जी क्लास 10 में, एसिड और बेस का होता है, अभी समझाने की जरूरत है एसिड का होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं भैया, मॉलिक्यूलर वेट एसिड का क्या होता है, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। सर देखिए मॉलिक्यूलर वेट तो आप पढ़ा चुके हैं, कैसे निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, ये तो शाम को नहीं समझ में आया होगा। मॉलिक्यूलर वेट बताएंगे पिछले लेक्चर में। बेसिसिटी ऑफ एसिड, हाँ सर ये नया टर्म ही कहा हो गया सर। तो देखो कोई एसिड लिखते 2-4 एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल याद है एसिड का, बताओ तो। बस ये कि एसिड का एग्जाम्पल याद है, और कुछ? चलो ठीक है, इतना देखो पहले। ये कॉमन 3 एग्जाम्पल पढ़ते हुए आया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो बेसिसिटी किसको बोलते हैं, तो जब क्या हो उसको आयोनाइज किया जाए, एसिड को आयंस में तोड़ा जाए, तो कोई एसिड जो है कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, उसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एसिड का बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। फिर से समझना बात को, क्या बोल रहे हैं, कोई एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, आयोनाइज कर रहे हैं। आयोनाइज करने का क्या मतलब हुआ, आयंस में तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आयंस में तोड़ रहे हैं। आयंस में तोड़ने कैसे तोड़ते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, याद होगा, तो आयंस में टूट जाता था। तो उसका क्या कर रहे हैं भैया, आयंस में उसका आयनाइजेशन कर रहे हैं। तो कोई एसिड कितना मतलब ऑन आयनाइजेशन, जब आयनाइजेशन करे या आयनाइजेशन नहीं भी करे, तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस देने के कैपेबल है, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो दे सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसी को उसका क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे अगर HCl की बात करें, इससे कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, एक HCl में से कितना हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन दिखा है, एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो HCl का बेसिसिटी क्या हो गया, 1।
क्या हो गया बेसिसिटी 1। कोई दिक्कत ही बात समझने में? बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? किसी एसिड में कितना नंबर, मतलब उसको ऑन आयोनाइजेशन, जब उसका आयोनाइजेशन करवाए तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। उसमें से कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन हमको मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका बेसिसिटी। उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एसिड का बेसिसिटी ऑफ एसिड। बात समझ में आया क्या हुआ? अब जैसे सर कि अभी तो समझ में आ गया सर कि भैया जितना जाहिर बात है किसी एसिड को डुबाएंगे तो उसमें से उतना ही हाइड्रोजन आयन निकलेगा जितना उसमें होगा, उससे ज़्यादा निकल जाएगा जी, नहीं ना निकलेगा उससे ज़्यादा। तो यहाँ देखो H2SO4 को जब आयोनाइज करेंगे तो क्या कितना हाइड्रोजन आयन निकल सकता है यहाँ से? तो मतलब इसका क्या हो गया बेसिसिटी? इसका 2 खत्म। HNO3 में से कितना निकलेगा? इसका बेसिसिटी क्या हो गया? 1 खत्म। यही था बेसिसिटी। ये कितना हाइड्रोजन आयन देगा वही होता है क्या? उसका बेसिसिटी। ऑन आयोनाइजेशन कितना कोई एसिड कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है, उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं भैया? बेसिसिटी। उसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड। कोई दिक्कत ही बात समझने में? हमको नहीं लगता कोई परेशानी होना चाहिए, बहुत आसान चीज़ था, नहीं समझ पूछ सकता है दोबारा। चलिए अब बेसिसिटी ऑफ लिखिए, एसिड लिखिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। उसके बाद इससे 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे। बेसिसिटी ऑफ एसिड, number of replaceable hydrogen ions present in one molecule of acid is known as basicity of acid. उतार लीजिए इसको फटाक से, बात है इसके क्वेश्चन पे कैसे क्वेश्चन करें, जल्दी फटाक से उतार लीजिए। तो उम्मीद करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। कुछ भारी उरी है नहीं, कितना आसान था कि भैया किसी एसिड में से कितना हाइड्रोजन, मतलब कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं उस एसिड में से, उसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत ही बात समझने में? चलिए अब आगे आते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं किसी एसिड का। क्वेश्चन, फाइंड, या लिख लो पूरा, यही लिख लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग। पहला H2SO4। तो देखिए हम बेसिसिटी समझाएं तो भैया अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, नंबर आराम से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे सब देखिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल देंगे। तो भैया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या होता है भैया? मॉलिक्यूलर वेट होता है, पहले यही ना बताते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। उसके बाद क्या हुआ भाई? डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। छापना बाद में सब टाइम देंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है एसिड का, कैसे निकालना है सिखा चुके हैं। यहाँ पे कितना भैया हाइड्रोजन कितना है? 2 है। कितना हाइड्रोजन है जी? 2। और एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है जी? 1। फिर दूसरा आइटम है तो जोड़ देंगे। दूसरा कौन सा है? सल्फर है। कितना आइटम यहाँ पे? 1 है। कितना है? 1। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक वेट? याद है? नहीं याद होगा, 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का एटम कितना है यहाँ पे? 4। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है जी? कितना होता है? 16।
ये अपने कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा एसिड का। अब बेसिसिटी निकालना है, बेसिसिटी ना फॉर्मूला में। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड समझा दिया अभी क्या होता है। यहाँ पे देखो कौन सा एसिड है H2SO4, इसका बेसिसिटी क्या है 2, क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2। पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 2 × 1 + 2 प्लस 32 से कम 32, 16 × 64 बाई 2। जब पूरा जोड़ दोगे इसको तो आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98 बाई 2। काट देंगे तो कितना हो जाएगा 49। मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना आया भैया 49 ग्राम। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है भैया 49। कोई दिक्कत ही बात समझने में? आसान था निकालना? बहुत भारी था, पहाड़ तोड़ दिए सर है। जितन नाम मांझी बन गए, पहाड़ तोड़ दिया था बताइए। चलो अब देते हैं, तुम्हें खुद से पहले बना दो। HCl का निकालना, ऊपर मिटा दे रहा हूं मैं, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा सब। HNO3 का निकालो। ठीक है, इतना का पहले निकालिए तुरंत, उसके बाद तो देखिएगा इसका निकाल के मैं दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से बनाया होगा। चलिए इधर देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या भैया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। इसके मतलब क्या होता है भैया, मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो मॉलिक्यूलर वेट इससे निकालेंगे, कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, होता कितना 1 ग्राम, प्लस क्लोरीन कितना 1 है, होता कितना इसका 35.5 ग्राम। इसका बेसिसिटी क्या होगा भैया 1 होगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आयन क्या हो सकता है रिलीज 1 1 1 प्लस 35.5 को 1 से करें तो 35.5, इनको जोड़ दो तो आ जाएगा 36.5। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया HCl का 36.5 ग्राम। कोई दिक्कत? इसका देख लीजिए HNO3 का इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3। ठीक, तो भैया क्या मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1 प्लस नाइट्रोजन 1 है, होता कितना 14, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे होता कितना इसका 16, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन कितना निकलेगा बस 1 ही, तो बेसिसिटी इसका क्या हो गया 1। कर लीजिए कैलकुलेट, 1 कम 1 प्लस 14 कम 14, 48 बाई 1, जोड़ लीजिए 63 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 कितना हो गया 63 ग्राम। तब आगे देते हैं, हम जैसे बना के दिखाइएगा तो थोड़ा। चौथा हो गया, चौथा दे रहा हूं मैं H3PO4। अब मिटा देता हूं, उम्मीद करता आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। पांचवा H3PO3, छठा CH3COOH, सातवां COOH सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए इस सारे एसिड का इक्विवेलेंट वेट जल्दी से हमको बताइए, तो निकाल के खुद से पहले खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए तुरंत कीजिए। तो चलो देखो इधर सब इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या निकालेंगे भैया H3PO4। तो मॉलिक्यूलर वेट भाई क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ किसका H3PO4। तो पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ कितना है हाइड्रोजन 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस 1 होता है कितना 31 प्लस ऑक्सीजन 4 होता है कितना 16 बाई कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा 3 हाइड्रोजन आयन निकलेगा। 3 कम 3 प्लस 31 प्लस 16 64 बाई 3 अच्छा 98 बाई 3। कोई दिक्कत है दूर में कोई परेशानी 98 बाई 3 ग्राम। अपना डिवाइड करके डेसिमल में जो आ रहा है लिख लेना।
चलिए यहाँ देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3। सर यहाँ बस एक ऑक्सीजन में खत्म हो गया, कोई क्या दिक्कत है, कोई परेशानी वाला नहीं, कर दीजिए। कितना है 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस 1 है, होता कितना इसका 31 प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 है, होता कितना ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हाइड्रोजन आयन निकल सकता है, तब यहाँ सबका करेगा 3 लिख देगा मैक्सिमम। गलत, H3PO3 में से सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आयनाइजेशन निकलता है, तो यहाँ पे इसका बेसिसिटी ऑफ एसिड 2 होगा ना कि 3 होगा, ये बात याद रखना। H3PO4 में से भले 3 निकलता है, लेकिन H3PO3 में से कितना हाइड्रोजन आयन निकलता है, रिलीज होता है सिर्फ 2, इसका बेसिसिटी 2 है। सब यहाँ देखा देखी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 लिख दिया हुआ तुरंत, जानकारी तो है नहीं। उसी तरीके से एक और एसिड होता है H3PO2, तो इसमें से मालूम है कितना हाइड्रोजन निकलेगा, सिर्फ 1। अलग अलग है ना जी, PO4 या PO3 है, वही ना समझा रहे हैं। इसमें से 3 हाइड्रोजन आयन निकलेगा, इसलिए बेसिसिटी इसका 3, ठीक है, लेकिन इसमें से 3 नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा, इसलिए इस एसिड का बेसिसिटी क्या हो गया 2। उसी तरह से एक और एसिड होता है H3PO2, इसमें से भी 3 नहीं निकलता है, इसमें से सिर्फ 1 निकलता है। आए बात समझ में? तो बेसिसिटी इस एसिड क्या हो जाएगा 1, नहीं दिए। चलो अब जोड़ घटा करके इसको निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस 31 प्लस 48/2 4 बड़ा आता है, 4 3 7 1 8 2 4 8 2 2 तो 41 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया भैया H3PO3 का 41 ग्राम। उसी तरीके से भैया जब CH3COOH का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3COOH, कार्बन यहाँ पे कितना है 1 और 2 कार्बन है टोटल, या चलो अलग ही अलग लिख लो, अलग अलग लिखा होता है। कार्बन 1 होता है 12, हाइड्रोजन कितना है 3 होता है इसका 1 प्लस कार्बन 1 होता है कितना है 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, होता है कितना है इसका 16 प्लस हाइड्रोजन 1 है, होता है कितना 1। अब देखो इसमें से मालूम है कितना हाइड्रोजन निकलेगा, आयनाइजेशन सिर्फ 1 निकलेगा, सिर्फ कितना निकलेगा 1। ये तीनों नहीं निकलता, सिर्फ ये। जब इसको आयनाइज करोगे ना तो पढ़ा होगा तुम लोग 10th का, थोड़ा सा भी याद होगा ना, चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड में करवाया थे, वहाँ करवाया गया। तो इस तरीके से बनाता है CH3COO- प्लस H प्लस, इस तरीके से बनाता है। सिर्फ 1 हाइड्रोजन, बीच का H3 चाहिए। अब मालूम सबका क्या होगा 1 3 1 4 हाइड्रोजन लिख दिया होगा यहाँ से पटाख से, है नहीं ना, किया है गलत हो गया। थोड़ा सा भी याद तो था नहीं कि 10th में कहाँ पढ़े थे, इस तरह का रिएक्शन पढ़ा होगा, याद नहीं है सर, याद कहाँ से रहेगा, याद करवे नहीं करते हैं। यहाँ 2 होगा कि सिर्फ 1 होगा, कितना हाइड्रोजन निकला है डिवाइड बाई 1 कर लो। कितना भैया 12 कम 12 प्लस 3 कम 3 प्लस 12 16 दूनी 32 प्लस 1, जोड़ दो सबको, कितना आया जी 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 हाथ रहा 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6 60 ग्राम। कोई दिक्कत? उसी तरीके से जब इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ COOH या इस तरीके से लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं COOH। तो मॉलिक्यूलर वेट भाई क्या होगा इसका, बेसिसिटी इस एसिड का। तो इसमें कितना हाइड्रोजन निकलेगा, ये दोनों निकलेगा तो 2 होगा। कोई दिक्कत ही बात समझने में? इसमें से यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, तो इसलिए इसका इक्वल मतलब इसका बेसिसिटी क्या होगा 2। ये बात याद रखना, इसलिए बताया लिखवा है इतना। ऐसे क्या कर लेना, याद कर लेना बढ़िया से। 1 कार्बन इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 2 पीस है, होता है कितना 16 प्लस 1 इंटू 1 हाइड्रोजन तो होता है 1 ही। आप पूरा टोटल कितना, फिर से वही है ना, तो इंटू 2 कर दिया भाई। इसका होता है कितना है 2। कोई दिक्कत? इसका भी पता है ना, इसका बेसिसिटी क्या होता है इस एसिड का 2।
कि भैया क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा आयनाइज होकर, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन क्या निकलेगा, यहाँ से आयन निकलेगा। तो यहाँ से 2 कट गया, अब जोड़ लो इसको, 12 कम 12 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 1 45 ग्राम। उम्मीद करते बात समझ में आया होगा कहाँ से क्या निकल रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन निकल रहा है, इस पर डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट। तो याद रखना जब भी H3PO4 होता है उसमें से 3 हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन H3PO3 में से 2 ही निकलेगा और H3PO2 में से 1 ही निकलेगा। याद रखना इस चीज को, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक। चलो अभी लेकिन याद रखना है, चलो इसको फटाक से उतार लीजिए। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस पे। अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या पढ़े, एसिड पढ़े, फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। फटाक से इसको उतार लीजिए। तो भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड देख लिया हम लोगों ने, अब क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भैया देखिए आगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या होता है भैया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। सर ये एसिडिटी कहाँ से आ गया सर, जो होता है पेट में वही क्या बात कर रहे हैं, एसिडिटी हो जाता है, इनो लेते हैं गोली है, इनो की गोली ले, नहीं हाँ बोलो बोलो, एंटासिड लेते हैं वही एसिडिटी का, नहीं नहीं वो एसिडिटी, देख ली क्या दिमाग लाया। तो बेस में तुम लोगों को क्या देखने को मिलता है, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन देखने को मिलता है, क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन। देखो एग्जांपल लिखते हैं बेस का, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सब दोनों एग्जांपल क्या है बेस का, किसका एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लिख देते, लिख दो AlOH3 अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तीनों एग्जांपल किसका भैया, बेस का है। कोई दिक्कत की बात समझने में। तो देखो जिस तरीके से मतलब एसिड में हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, उसी तरीके से बेस में क्या रिलीज होता है भैया, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन। कोई दिक्कत की बात समझने में। जब इसको अलग कर दे, एसिड बेस अलग पढ़ा है ना जी, जब इसको क्या करेंगे, आयनाइज करेंगे तो OH अलग होगा, सोडियम अलग हो जाएगा, Na प्लस बना देगा, OH माइनस बना देगा, होगा ना। तो किसी बेस से कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस किया जा सकता है या उसमें से निकाला जा सकता है, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एसिडिटी ऑफ बेस। कैसे हाइड्रोजन, कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, उसका क्या बोले थे, बेसिसिटी ऑफ एसिड बोल रहे थे। उसी तरीके से बेस के अंदर कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। कोई दिक्कत की बात समझने में, कोई परेशानी, बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो अब लिखते हैं इसका डिफिनेशन कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है। हाँ सर क्या होता है बताइए थोड़ा सा, एसिडिटी ऑफ बेस। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन one molecule of a base is known as acidity of base। उम्मीद करते समझ में आया होगा। फटाक से उतार लीजिए, फटाक से लिख लीजिए इसको। फिर आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। बेसिसिटी ऑफ एसिड से समझ गए होंगे किस तरीके से हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं।
तो चलिए देते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द फॉलोइंग। पहला NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। तो भैया चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कैसे होता है भैया? मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी ऑफ बेस। यहाँ पे क्या भैया, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। सोडियम यहाँ पे 1 है, होता कितना है इसका? 23 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना 1 है, होता कितना इसका? 16। हाइड्रोजन कितना 1 है, होता किसका? इसका कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय। तो इसका बेसिसिटी, इस बेस का एसिडिटी कितना होता है? तो भैया इस बेस का एसिडिटी कितना होता है? 1, क्योंकि कितना OH रिलीज कर सकता है ये? 1 ही। कितना OH रिलीज करेगा? 1। तो इसका एसिडिटी हो गया, बेस का क्या हो गया? 1। ऐसा कितना OH निकल सकता है? यहाँ कितना दिख रहा? 1 ही OH है ना जी। कितना रिलीज कर देगा? 1 ही OH रिलीज करेगा। कैलकुलेट कर लो। 23 प्लस 16 प्लस 1 × 1 बाई 1 डिवाइड में 1 रहता तो नहीं लिखता। जोड़ लो 40 ग्राम। कितना आसान था। तो 40 ग्राम जो आया इसका NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया। कोई दिक्कत की बात समझने में? तो हम आगे विचार देते हैं, खुद से बनाने की कोशिश की तो क्या होगा। दूसरा NH4OH। तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो चलिए पहले तरह नहीं बना के दिखाइए, उसके बाद जो हम आगे आपको और 2-4 बनवाएंगे। फटाक से इसको उतार लीजिए ऊपर वाले को, इसको बना के 2 को दिखाइए। हमको लगता है, उम्मीद करते समझ में आया कैसे बनना है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, इसको बनाइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो चलिए उम्मीद करता है आपने वीडियो पॉज करके इसको तो खुद से कोशिश किया होगा बनाने का। बना लिया तो मैथ की, नहीं बना तो फिर से देखिएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 होता है कितना है इसका भैया? 40। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4 होता कितना है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 होता कितना है इसका? 16। फिर हाइड्रोजन आ गया कितना है? 1 होता कितना है? 1 डिवाइड बाय। तो इसका जब बेस मतलब एसिडिटी ऑफ इस बेस निकालने जाएंगे इसका, तो कितना निकलेगा? 1। क्यों भैया? क्योंकि जब इसको आयनाइज करेंगे तो कितना हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा? 1। 14 × 1 14 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ दीजिए सबको। हाथ बना 1 1 1 2 2 1 3 35 ग्राम। उम्मीद करते हैं आपको भी इतना नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट मैच कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया कैल्शियम यहाँ पे कितना? 1 है, होता कितना है इसका? 40 प्लस 2 × 2 ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 2 होता कितना है इसका? 16 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 है तो 2 × 2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, होता कितना है हाइड्रोजन का? 1। इसका बेसिस मतलब एसिडिटी का बात करें तो इस बेस का एसिडिटी कितना होगा भैया? 2 होगा। तो जब इसको आयनाइज करें तो कितना हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर देगा? 2। यहाँ पे 2 है ना जी, 2 निकालेगा डिवाइड बाई 2। 40 से कम 40 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 2 एकम 2/2 जोड़ दो कितना आ गया जी? 24/2 कितना आ गया? 37 ग्राम। कितना आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट? 37 ग्राम। कैसे आया? समझ में आई बात? जोड़ घटाओ है बस। चलिए 2-3 और देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका इससे। ऊपर वाले उतार ही लिए होंगे।
लिथियम हाइड्रोक्साइड, पांचवा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, छठा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये तीनों का जल्दी से निकालिए इक्विवेलेंट वेट बेस का। लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 3, हाँ 3 होता है। चलिए तुरंत इसको उतारिए और बना के दिखाइए हमको तुरंत फटाक से। देखिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पॉज करके बना लिया होगा। चलिए आगे देखिए इसका क्या सोल्यूशन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे लिथियम कितना है 1, होता कितना है 7, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, होता कितना ऑक्सीजन का 16, प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, होता कितना है इसका 1, डिवाइड बाई इसका एसिडिटी क्या होगा 1, 7 एकम 7 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1, 24 ग्राम। कितना आसानी से आ गया, कुछ नहीं, जोड़ घटा तो है प्लस माइनस बच्चे वाला। अब यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे पहले तो मोलिकुलर वेट लिखते हैं, तो मोलिकुलर वेट मालूम नहीं हो, लिख लीजिए। मैग्नीशियम कितना 1, होता कितना है मैग्नीशियम का 24 प्लस 2 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जी 2, होता कितना ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 1 2, हाइड्रोजन पे कितना है जी 2, होता कितना है 1। तो जब देखें इसका एसिडिटी देखें तो एसिडिटी इस बेस का क्या है 2 है, हाइड्रोक्साइड आयन कितना रिलीज करेगा 2 रिलीज करेगा, यहाँ पे 2 है। चलिए अब कर लीजिए कैलकुलेट, 24 एकम 24 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 2 एकम 2 बाई 2, 3 2 6, कितना आ गया जी 34 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आगे आते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सर 68 होगा, जोड़ो 58 होगा। अच्छा हाँ देखो यहाँ, अच्छा बता दी, जोड़ घटा गलत हो गया था, 29 ग्राम। क्या चाहिए, क्या सी आ रहा है इस बात में, होता है जोड़ घटा कभी भी हो जाता है गलत। चलिए देखिए इधर, तो एल्युमिनियम है कितना है 1 है, होता कितना एल्युमिनियम का 27 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 3, होता कितना ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 एकम 3 है, होता कितना है हाइड्रोजन का 1, डिवाइड बाई बेसिस मतलब एसिडिटी ऑफ बेस, इसका एसिडिटी कितना होगा जी 3, क्योंकि हाइड्रोक्साइड कितना है यहाँ पे डिवाइड बाई, कर लीजिए जोड़ घटा, 27 एकम 27 प्लस 16 से कितना है 48, जोड़ घटा आता है जी 26 कितना आ गया 26 ग्राम। मतलब इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 26 ग्राम है, क्या है भैया 26 ग्राम। तो उम्मीद करते हैं इतना क्वेश्चन बनवा दिए कि समझ में आ गया हो कैसे बनता है, क्या होता है, नहीं होता है। अब किस चीज़ का बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। अगर भैया कोई चीज़ एसिड नहीं है, बेस नहीं है, कंपाउंड होगा, तो भैया जरूरी हर चीज़ एसिड या बेस ही हो, कंपाउंड हो सकता है। तो भैया उसका कैसे निकालेंगे सर, उसका किस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालें वो बताइए। चलिए तो हम लोग क्या अब पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या भैया, किसका इक्विवेलेंट वेट
कंपाउंड का। एसिड का पढ़ लिए, बेस का पढ़ लिए, आप किसका पढ़ रहे हैं भैया? कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट। तो कैसे निकालेंगे सर, बताइए थोड़ा। तो किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोगों को मालूम है, पहला चीज क्या है उसका? तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे जी? डिवाइडेड बाई उस पर कितना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है उस कंपाउंड पे। समझना बात को। हम लोग एसिड कर रहे थे तो उसमें कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन है रिलीज करेगा या रिप्लेस हो सकता है, उससे डिवाइड कर रहे थे, मतलब उसके बेसिसिटी से। लेकिन जब बेस आया तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो सकता है, मतलब उसके एसिडिटी और बेस से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन जब कंपाउंड का बात करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड क्या है भैया? उस पर कितना पॉजिटिव या टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना प्रेजेंट उस कंपाउंड के ऊपर, उसके एक मॉलिक्यूल के ऊपर, उसी से हम लोग इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो जो आएगा वो क्या आएगा मेरा? किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आएगा। कोई दिक्कत? सर लिखिए तो क्या बोल रहे हैं आप? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कोई दिक्कत ही बात समझने में? प्रेजेंट इन कर दो या वन कर दो, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो चलिए अब आगे आते हैं। सर कैसे निकालें, ये सीखिए तब। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। सर एक कंपाउंड का एग्जांपल देके बताइए। तो एक लेके बता रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। CA3PO4 2। चलिए देखिएगा इधर, समझिएगा बात, देखिएगा बाद में। आज तो सब छापते चलता है साथ साथ, सर लिख दे रहे, हम भी लिख दे पटाख से, हो जाएगा लिखने का झमेला खाता। तो देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो अभी तक इतना बात पहले अलग से पढ़ाया भी है, मॉलिक्यूलर वेट आराम से निकल जाएगा, सिखाया था सर आप पहले। सर इससे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे लिखेंगे सर? कैसे बताएंगे इससे टोटल कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज? तो इसको आयन के फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या करेंगे? आयन के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो अब हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखना ढंग से, नहीं आएगा तो नहीं लिख पाओगे। इसको तोड़ेंगे, CA3PO4। देखना कैल्शियम है ना जी, पहले यहाँ पे कितना कैल्शियम है? 3 को आगे कर दो, 3 कैल्शियम है तो 3। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है कौन बताएगा? हमको याद है 2 होता है ना, +2 होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतना दूर में? यहाँ पे क्या है? PO4। कितना PO4 है यहाँ पे? 2 है, आगे 2 कर दो, 2 PO4 है। अब PO4 का कितना वैलेंसी होता है याद है? नहीं याद तो हम जान रहे हैं, 3 होता है। कितना होता है? 3। कितना होता है? 3 -3। सब याद रखना होगा वैलेंसी। तो हम लोग लिख दिए इसको इस रूप में। पहले आपको क्या करना है? किसी भी कंपाउंड को उसके आयंस के रूप में लिख देना है, कौन सा आयंस में है। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोले, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। इसमें देखो तो देखो, एक कैल्शियम एटम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 3 कैल्शियम एटम पे कितना होगा? 3 दूनी 6 पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस पूरे कंपाउंड में 6 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। या फिर नेगेटिव चार्ज बोला ना जी, तो नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगा। देखो एक PO4 पे कितना चार्ज होता है? 3, -3 का चार्ज होता है। तो 2 PO4 पे कितना होगा? तो 3 दूना 6, तो -6 चार्ज। देखो पॉजिटिव कितना हो गया? वो भी +6 है, और नेगेटिव क्या हो गया? वो भी 6 ही है। -6 मतलब 6 ही है। आए दिक्कत? आई बात समझ में?
तो भाई आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से लिख लेना। अब क्या करना है, इस सर यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मतलब कैल्शियम था तो उसको आगे लिख देंगे, फिर कैल्शियम। फिर सर इस सर पे क्या लिखे है सर, ये तो कहीं पर लिखा ही नहीं था, तो इसका क्या लिखे भैया, इसका वैलेंसी। कोई दिक्कत नहीं मानने में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानने से कोई दिक्कत कैसे नहीं, लिखेंगे कैसे, चुपचाप से देखना क्या इसके सर पे जो लिखना है ना, इसके सर पे जो लिखना है वो बगल वाले में क्या लिखा हुआ था, बगल वाले में क्या लिखा हुआ था है सर, इसके सर पे लिखना है जो, तो इसके सर पे देखो तो बगल वाले का हम बोले नीचे में क्या है, बगल वाले के नीचे में क्या है यहाँ पे, जाहिर सी बात ही मेटल है तो प्लस का चार्ज होगा, तो साथ में आया तो माइनस, क्या चीज, कोई दिक्कत है, पहले इस तरीके से तोड़ देंगे। अब तुमको यहाँ से दिख रहा है कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 दूनी 6 पॉजिटिव चार्ज है, या फिर द्वितीय 6 नेगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ क्या बोले इक्विवेलेंट में, या तो पॉजिटिव चार्ज लिखिए या तो नेगेटिव चार्जेस को डिवाइड कर दीजिए, अब आराम से निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकलेगा सर इक्विवेलेंट में, जैसे बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CA3PO4 2, पहले इसका मोलिकुलर वेट निकालिए। कैसे निकालेंगे, आप कैल्शियम कितना 3 होता है, कितना कैल्शियम का 40 प्लस फॉस्फोरस कितने यहाँ पे 2 होता है, कितना उसका 31 प्लस 4 दूनी 6, ऑक्सीजन का होता है कितना भैया 6 ऑक्सीजन था यहाँ पे, ऑक्सीजन का होता है कितना भैया 100 डिवाइडेड बाय कितना से भैया 6, तो भैया टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना 3 दूनी 6, कितना चार्ज है से पॉजिटिव का 6, कर लीजिए कैलकुलेट, 120 प्लस 96/6, जोड़ लीजिए इस पूरे को, 6 2 8 8 हो गया, 9 9 6 कितना 15 15 2 कितना 17 17 1 1 1 2, कट रहा है काट दीजिए, जो आएगा वो आपका इक्विवेलेंट वेट होगा CA3PO4 2 का। चार्ज है ऐसा होगा ही नहीं, हमेशा बराबर ही रहेगा, तभी साथ में कितना हो गया 24, तो कुछ डेसिमल में करके आ जाएगा 26.33 करके कुछ आएगा, अपने निकाल लेना डिवाइड करके डेसिमल, कितना आया डेसिमल में 46.3, बस एक ही सिंगल डिजिट तो निकाले, चलो कोई नहीं तो लिख दो 46.3 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आएगा इसका। चलिए उतार लीजिए, उम्मीद करते समझ में आया। इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें आपको इस तरीके से लिखने आना चाहिए, ये नहीं आएगा नहीं होगा। अब एक और दे रहे वाले खुद से करना उसको, आया बात समझ में, ठीक। तो भैया इसे तुरंत उतारो, तो फिर नेक्स्ट दे रहे हैं हम, जल्दी जल्दी से उतारिए इसको। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको क्या कर लिया होगा, उतार लिया होगा, वीडियो को रोक के पॉज करके। अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं इस पर इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड पे, उसके बाद मैं नॉर्मेलिटी पे आऊँगा, इसको बना के दिखाइए तुरंत, वीडियो को रोक के पहले खुद से बनाइएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट, चलिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए तुरंत, वीडियो पॉज करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उसको तुरंत निकालिए तो फटाक से। चलिए उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश किया होगा। अब आते हैं इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहले इसको तोड़ के लिख लेंगे आयंस के फॉर्म में, तो Al2SO4 3 को जब लिखेंगे तोड़ के तो क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे कितना एल्युमिनियम है 2, कितना होता है एल्युमिनियम पे वैलेंसी, तो भाई 3 नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना सल्फेट है 3 सल्फेट, होता कितना इसका वैलेंसी 2, तो -2 लिखेंगे, नहीं याद है तो इसके बगल में लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो देखा है टोटल कितना चार्ज है, 3 2 से कितना 6, तो टोटल कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इस पे 6 है। कोई दिक्कत ही बात समझने में, तो बस हो गया, हमको तो यही चाहिए था। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2
SO4 3। ठीक, क्या भैया मॉलिक्यूलर वेट निकालेगा, कितना एल्युमिनियम 2 होता कितना 27 प्लस कितना सल्फर है यहाँ पे भैया 3 होता कितना है, एक सल्फर का 32 प्लस कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 12 होता कितना है 16 डिवाइडेड बाई कितना भैया पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है 6। चल कर लीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आ रहा है लिख दीजिए। 54 प्लस 96 प्लस 192 बाई 6 सबको जोड़ दिया कितना आएगा 12 24 बना दो 6 डिवाइड हो रहा तो कर दीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 57 ग्राम। तो भैया इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट क्या भैया कितना होता है 57 ग्राम। कोई दिक्कत बना समझने में कितना आसान है, खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड तो सर ना थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसको बड़ा तो बचपन में सीखते थे ऐसा जोड़ घटाओ, बाकी तो और कुछ है नहीं, खाली इसमें क्या करना है ऐसे लिखने आना चाहिए, तब तुम सही सही पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज यहाँ लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। तो आज के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो सर कल क्या पढ़ाइएगा सर नेक्स्ट केमिस्ट्री के क्लास में लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा, नॉर्मलिटी के बारे में बताऊंगा। क्या बताऊंगा नॉर्मलिटी। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में कि भैया क्या बताएंगे सर आप नॉर्मलिटी के बारे में बताएंगे। हाँ बोलिए। पहले वाला तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। अच्छा ठीक मैं देख लेता हूँ। तो भाई यहाँ तक रिवीजन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।